लास्ट वीडियोस में हमने आरएमएस से रिलेटेड ऑलमोस्ट 17 एग्जांपल्स जो थी ये सॉल्व की थी। ठीक है, सो अभी एक लास्ट टॉपिक हमारा रहता है, वो है साइनोसाइड्स एंड फेजर्स का। ठीक है, ये वैसे तो पूरा चैप्टर है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि ये आपको यही कोई 10 से 12 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एक तरह से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रिवाइज़ करवा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे इसी फंडामेंटल के अंदर। अब देखें, सबसे पहले तो जब मेरे पास कोई एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, कोई सिग्नल है, उसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन पता होगी। इसमें हमारे पास जो वी एम होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है सिग्नल की, या फिर इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये मैंने साइन वेव प्लॉट की है, और यहाँ पे जो इसकी पीक वैल्यू आ रही है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, उसको मैं वी एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये जो वेव फॉर्म है ये साइन वेव की है, तो साइन यहाँ पे लिख दिया, और ओमेगा टी यहाँ पे इसका ये टाइम एक्सेस है। ठीक है, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं ओमेगा टी के साथ, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए दो वेव फॉर्म है, दो वेव फॉर्म से हमारे पास। यहाँ पे मैंने इसको पाई टू पाई से रिप्रेजेंट करवाए हुए हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और यहाँ पे मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दिया है कि यहाँ पे मेरे पास हाफ टाइम पीरियड हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास फुल टाइम पीरियड हो रहा है। सो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपने पहले भी देखी होगी, और इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। अभी जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम लीडिंग और लैगिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको स्टडी करें। तो लीडिंग और लैगिंग के लिए हमेशा हमें दो फेजेस रिक्वायर होते हैं। ठीक है, कभी भी हम किसी अकेले बंदे को नहीं कह सकते कि ये जो बंदा है ये लीड कर रहा है टीम को। ठीक है, एक बंदा हम कहेंगे कि ये लीड कर रहा है, तो एक दूसरा बंदा जो है वो लैग कर रहा है। ठीक है, मतलब कि एक बंदा आगे जा रहा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू किसी दूसरे बंदे के रिस्पेक्ट में हम कहते हैं कि ये बंदा उससे पीछे है। ठीक है, अगर मुझे कोई कहता है कि ये बंदा आगे जा रहा है, तो मैं उससे पूछूंगा भाई किससे आगे जा रहा है। ठीक है, ये बंदा जो है वो आगे जा रहा है, वो किससे आगे जा रहा है। तो मतलब ये मुझे एक रेफरेंस चाहिए होता है, एक दूसरी क्वांटिटी रिक्वायर होती है कि जिसके रिस्पेक्ट में मैं कहता हूँ कि ये जो एक क्वांटिटी है वो लीड कर रही है। सो इसलिए हमारे पास जब भी हम लीडिंग और लैगिंग की बात करते हैं तो हमारे पास दो फेजर्स आते हैं। ठीक है, अब एक में यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास वी वन ऑफ टी है, जिसको वी एम साइन ओमेगा टी से मैं लिख रहा हूँ, और एक मेरे पास वी टू ऑफ टी है, दूसरा सिग्नल है वो है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इसको मैं पहले यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास वी वन ऑफ टी है वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, कि वी एम इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये यहाँ पे, और साइन की इसकी वेव फॉर्म है ये, मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया। जो ये डार्क लाइन है ये मेरे पास फर्स्ट सिग्नल है। ठीक है, वी वन ऑफ टी। अब उसके बाद मैं कहता हूँ जो दूसरी वेव फॉर्म है वो मेरे पास जो है वो वी एम साइन ओमेगा टी तो है, लेकिन उसमें प्लस फाई जो है वो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस ऐड करने से क्या हुआ, देखें प्लस फाई का मतलब ये है कि ये इस वेव फॉर्म से जो कि हमारी ये वाली वेव फॉर्म थी, इससे ये 5 टाइम्स जो है वो पहले जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखें ये 0 पे स्टार्ट हुई ये वाली वेव फॉर्म, ये वाली जो वेव फॉर्म है ये उससे मैं कहता हूँ लेट्स से कि ये अगर टाइम के एक्सिस में देखें तो मैं कहता हूँ 5 सेकंड पहले जो है ये मेरी वेव फॉर्म बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वेव फॉर्म है ये पहले आ रही है। ठीक है, यहाँ से आप कभी भी इसको नहीं देख सकते कि हमारे पास ये नहीं कह सकते कि ये वाली वेव फॉर्म आ गया है तो ये लीड कर रही है, ये पीछे है तो लैग कर रही है, ऐसे नहीं होता। बल्कि आपने ये देखना है कि दो वेव फॉर्म्स में से कौन सी वेव फॉर्म जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू है वो पहले अचीव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये टाइम एक्सेस है हमारे पास ये वाला। तो अब देखें ये वाली जो वेव फॉर्म थी डॉटेड वाली, इसने 0 सेकंड पे आके अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली। ठीक है, लेकिन इस वेव फॉर्म को अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए कुछ टाइम लगा। ठीक है, देखिए इस तरफ हम जा रहे हैं, टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो इस वेव फॉर्म को अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करने के लिए कुछ टाइम लगा। तो इसका मतलब ये है कि ये लेट जा रही है मैक्सिमम वैल्यू पे, ये वाली वेव फॉर्म जो है वो पहले जा रही है। सो जो वेव फॉर्म पहले जा रही है वो हमेशा हमारे पास कौन सी होगी, लीडिंग होगी, और जो लेट जा रही है वो क्या होगी, वो लैग करेगी। ठीक है, इसको कभी भी इस तरह आपने नहीं देखना कि ये वाली वेव फॉर्म आगे है तो ये पीछे है तो ये आगे वाली जो है वो लीड करेगी। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है।
ठीक है। उसका जो कंसेप्ट है, वो जो कन्फ्यूजन बच्चे करते होते हैं, वो कन्फ्यूजन मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। वो कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है, कि आगे कौन सी है पीछे कौन सी है। लेकिन इस वेव फॉर्म में इस तरह का जो आपके पास ग्राफ होगा, इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि मैक्सिमम वैल्यू को पहले कौन सी वेव अचीव कर रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखें, ये वी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये वी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो सिग्नल है ये पहले अचीव कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, ये लीड करेगा और ये वाला जो है वो लैग करेगा। और अगर आप इसको ड्रा ना भी करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जस्ट इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देख के, जब आपके पास ये देखें प्लस थीटा आ गया ना, या प्लस फाई आ गई है, तो प्लस फाई का मतलब ये है कि ये लीड करेगी, ये लैग करेगी, ठीक है। सो इसको उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि अगर आपको दो वेव फॉर्म गिवन हो, तो जो प्लस फाई होगी वो लीड करेगी, जो ज़ीरो होगी या फिर जो माइनस में होगी वो लैग करेगी। सो इनको विदाउट प्लॉटिंग भी आप बता सकते हैं कि ये वाली जो है वो लीड करेगी, ये वाली जो है वो लैग करेगी, ठीक है। अब ये तो लीड और लैग का कंसेप्ट हमने इन दोनों मेथड से देख लिया कि अगर साइन का प्लस होगा तो हम कह देंगे कि ये लीड कर रही है, और अगर ये माइनस होगा तो हम कह देंगे कि ये लीड कर रही है। लेकिन वो इन सारे कंसेप्ट से भी ज़्यादा एक सुपीरियर कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट जो है वो यहाँ से हम देखते हैं। अब वो इस तरह से है कि हमें जो v1 और v2 जो दो सिग्नल्स हमें गिवन है, हमने वो उन दोनों को प्लॉट कर देना है, ठीक है। और उन प्लॉटिंग का जो तरीका है वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने जस्ट एक चीज़ सीखनी है, वो ये है कि हमारे जो वेव फॉर्म होती है या जो हमारी जो फेजर्स होते हैं, ये हमेशा इनको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो वो हमारी मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये है कि वो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आगे वेव फॉर्म जा रही होगी, जो आगे फेज़र जा रहा होगा, वो लीड कर रहा होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे है कि एक मेरे पास वी का वोल्टेज का फेज़र एक ये वाला है और एक मेरे पास करंट का फेज़र ये वाला है। तो अब देखें कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं इनको रोटेट करवाऊँ तो मेरे पास पहले जो है वो ये वी पहले आगे जा रहा है, उसके बाद ये आई जा रहा है इसके बाद, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो आई है, ये करंट जो है वो यहाँ पे लैग कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ठीक है। अगर मैं इसको जस्ट एक वोल्टेज के फेज़र को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाऊँ और करंट को रिप्रेजेंट ना करवाऊँ, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरा ये जो वोल्टेज का फेज़र है ये लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। क्योंकि मैंने जब इसको कहा कि ये लीड कर रहा है, तो ये इस सेंस में कहा कि इससे जो दूसरी वाली जो वैल्यू है वो इससे पीछे आ रही है, ठीक है। पीछे आने का मतलब ये है कि वो अगर एंटी क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करवाऊँ तो पहले वोल्टेज जाएगी, उसके बाद करंट जाएगा, ठीक है। देखें ये जाके इस पॉइंट को टच करेगी पहले, उसके बाद ये इधर आएगी, फिर ये इधर आएगी। तो मतलब ये है कि पहले, ठीक है, रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझने जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि रेफरेंस आप किस चीज़ को ले रहे हैं। अगर आप इस इमेजनरी एक्सिस को रेफरेंस ले रहे हैं तो आप देखें कि इस पॉइंट पे पहले कौन सा सिग्नल आएगा, वोल्टेज का सिग्नल आएगा, करंट का सिग्नल आएगा। देखें पहले वोल्टेज आएगी यहाँ पे, तो वोल्टेज लीड कर रही है। उसके बाद करंट जो है वो यहाँ से रोटेट करता करता इधर आएगा, तो वो दूसरे नंबर पे आएगा, तो उसका मतलब है कि वो लैग कर रहा है। सो V1 जो है वो लीड कर रही है I1 से विद एंगल फाई प्लस ये माइनस फाई। ये दोनों एंगल जो मिला के जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, वो जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे कि वो इनका लीड और लैग का एंगल है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अभी एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, और इस एग्जांपल में ही मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप फेजर्स ड्रा भी करते हैं, ठीक है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में ये सब सीखा होगा, लेकिन मैं बस एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। उस शॉर्टकट मेथड को भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक रिवीजन जो है वो मस्ट है। अब देखें यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे नज़दीक ले आता हूँ, ठीक है। अब देखें जी, ये कह रहा है एग्जांपल में कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन V1 एंड V2, ठीक है, एंड स्टेट विच साइनोसाइड इज़ लीडिंग। सो अब ये जो एक एग्जांपल है, इसमें मैं आपको 3 से 4 चीज़ें सिखा दूंगा कि सबसे पहले आपने ये फेजर्स जो है वो बनाने कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें कि आप यहाँ पे कॉस को रख लें, ठीक है, यहाँ पे साइन को रख लें, या फिर आप कॉस को इधर ऊपर रख लें या साइन को इधर नीचे रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, कोई रूल नहीं है इसके लिए, ठीक है। बस ये आपने ख्याल रखना है कि कॉस अगर इधर होगा तो साइन इधर होगा, ठीक है, और अगर कॉस इधर होगा तो फिर साइन इधर होगा। सो ये अब आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरीके से बना लें। मेन चीज़ जो है वो आपका इस एक्सिस को एक्स एंड वाई एक्सिस को बनाने के बाद ये जो फेजेस प्लॉट करने हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आपके बन गए पॉजिटिव कॉज ऑफ ओमेगा टी। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है।
और अगर इधर साइन पॉजिटिव है तो इधर ऊपर जो होगा वो माइनस साइन होगा, साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, सो ये एक दफ़ा आपने पहले ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपने ड्रा कर देने हैं। उसके बाद सिग्नल्स की हम प्लॉटिंग पे चलते हैं। अब V1 जो मेरे पास वोल्टेज का जो सिग्नल है V1 का, वो है -10 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 50। अब इसमें जो तीन चीज़ें समझने वाली है। पहली चीज़ ये समझने वाली है कि यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है। ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास ये जो फेज़र ड्रा होगा वो कौन से एक्सेस के साथ ड्रा होगा। ठीक है, ये माइनस साइन हमें ये डिसाइड करवा रहा है। देखिए ये माइनस है और ये आगे काज है, तो इससे हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा जो ये सिग्नल प्लॉट होगा वो माइनस काज के साथ प्लॉट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज़ ये कंक्लूड कर ली कि माइनस काज का मतलब है कि ये जो वेव फॉर्म प्लॉट होगी, ये जो सिग्नल, ये जो फेज़र प्लॉट करेंगे हम, ये माइनस काज के साथ प्लॉट करेंगे। सो इसको हमने किधर प्लॉट कर लिया, ये देखें ये काज है और ये माइनस काज है, तो इसके साथ हमने ये V1 प्लॉट कर लिया। ठीक है, ये V1 यहाँ पे प्लॉट कर लिया और इसका जो मैग्नीट्यूड है 10, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम रिप्रेजेंट नहीं करवा रहे, लेकिन देखें ये 10 है और जो दूसरा है वो कितना है, वो 12 है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि जो 10 वाला है उसका जो फेज़र है देखें वो थोड़ा सा छोटा बनेगा, और जो V2 है ये वाला, ये 12 है तो इसलिए इसका जो फेज़र है थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने कंक्लूड कर ली। अच्छा, अभी तक हमने V2 को डिसाइड नहीं किया कि V2 कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम V1 की बात करते हैं कि V1 हमने कैसे ड्रा किया। अब देखें -10 की बात होगी, कॉस की बात होगी, हमने ये डिसाइड कर लिया कि माइनस कॉस के साथ हम इस V1 को ड्रा करेंगे। अब ये जो +50 डिग्री है ये डिसाइड करेगा कि ये जो फेज़र है हमारा, या क्या ये ऊपर ड्रा होगा या फिर ये नीचे ड्रा होगा। अब ये डिसाइड करेगा ये हमारा ये जो एंगल गिवन है। ठीक है, अब देखें ये +50 हमने कैसे लिखा। मैंने आपको देखें यहाँ पे बताया था कि जब भी आप लीडिंग की बात करेंगे तो लीडिंग के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लीडिंग के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। देखें +50 है, +50 का मतलब ये है कि मेरे पास ये जो एंगल बनेगा वो इस रेफरेंस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में 50 डिग्री का एंगल बनाएगा। +50 का ये मतलब है। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले हमने माइनस कॉस ये डिसाइड कर लिया, फिर ये जो वेव फॉर्म थी, ये जो फेज़र था, ये कैसे ड्रा होगा, ये +50 डिग्री का एंगल बनाएगा। +50 डिग्री का मतलब है कि वो एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज नीचे आएगा ना, ऑब्वियसली ऊपर तो नहीं जाएगा। ऊपर जाने का मतलब यह है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है। तो हमने इस वेव फॉर्म को, इस फेज़र को हमने इस एक्सिस के साथ 50 डिग्री नीचे की तरफ लेके आने। सो नीचे की तरफ हम लेके आएंगे तो ये जो हमारा फेज़र है वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, सो 50 डिग्री हमने यहाँ पे बना दिया, तो ये हमारा ये V1 की प्लॉटिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। उसके बाद V2 की तरफ चलते हैं। V2 देखें +12 साइन है, मतलब कि पॉजिटिव साइन के साथ हमने ये फेज़र बनाना है। पॉजिटिव साइन के साथ फेज़र बनाना है तो ये पॉजिटिव साइन ये वाला है, ऊपर नेगेटिव है, पॉजिटिव साइन के साथ बना रहे हैं। अच्छा जी, +12 है, +12 के लिए ये जो 12 की वैल्यू ये आ गई, हमने डिसाइड कर ली। उसके बाद देखें -10 है। -10 का मतलब ये है कि अब देखें ये जो साइन ओमेगा टी है, अगर ये +10 होता तो मैं इसको मैं यहाँ पे बनाता। ठीक है, इससे मैं रोटेट करवाता है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस फेज़र से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाता अगर ये पॉजिटिव होता, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो मैं इस इस एक्सिस से मैं इसको नेगेटिव साइड रोटेट करवाऊँगा, क्लॉकवाइज साइड में रोटेट करवाऊंगा, तब मेरे पास ये -10 ड्रा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इस फेज़र को -10 डिग्री का मतलब ये था कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाया। सो दो चीज़ें माइंड में रखें कि +50 का मतलब है कि उस एक्सेस से आपने एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करवाना है, और -10 डिग्री का मतलब ये है कि आपने उस एक्सेस से क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। ठीक है, सो ये +50 था। +50 के लिए हमने क्या किया, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 50 डिग्री का एंगल उसको दे दिया। सो ये मेरे पास एक्सेस था, इस एक्सेस से मैंने 50 डिग्री का एंगल मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे दिया। यहाँ पे कितना था, -10 था, -10 के लिए मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल दे दिया 10 डिग्री का। सो अब देखिए मेरे पास ये दो फेजेस मैंने ड्रा कर दिए। अब सबसे पहले ये जो ड्राइंग वाला कंसेप्ट था ये आपका अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए, ये क्लियर हो गया। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपका क्लियर हो गया। अब उसने हमसे पूछा कि कैलकुलेट दी फेज़ एंगल बिटवीन V1 एंड V2, इस V1 और V2 के दरमियान में जो एंगल है ये फाइंड करना है। अब देखें
यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास टोटल जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और 90 में से ये वाला एंगल हम माइनस कर दें, ये वाला माइनस कर दें, तो जो बीच वाला एंगल है वो हमारा वो एंगल होगा जो इन दोनों के दरमियान में बन रहा होगा, ठीक है। सो देखें ये 50 है, ये 10 है, सो 60 एंगल हो गया। तो ये जो बचेगा ये आपका 30 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री हमने कंप्लीट करना है। तो 50 + 10 60, 60 - 90, ठीक है, या फिर 90 - 60, ये आपको 30 डिग्री का एंगल दे देगा। सो इन दोनों के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो 30 डिग्री का हो जाएगा। अब उसके बाद वो कहता है स्टेट विच साइनोसाइड इज़ लीडिंग। अब लीडिंग के लिए देखिए मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी एक रेफरेंस ले लें और देखें कि उस रेफरेंस पे पहले कौन सी वेव जो फेज़र है वो जा रहा है, ठीक है। अब मैं देखें मैं इस रेफरेंस को लूँ, इस रेफरेंस को लूँ, इस रेफरेंस को लूँ या इस रेफरेंस को लूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। मैं किसी से भी अपना जो आंसर है वो वेरीफाई करवा सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ जो नज़दीक तरीन है वो ये वाला रेफरेंस है, ठीक है। तो मैं इस रेफरेंस को ले रहा हूँ कि मैं देखता हूँ मेरे पास इस रेफरेंस पे कौन सी वेव फॉर्म पहले आएगी, ठीक है। और मैं इनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊँगा। तो इन दोनों को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना स्टार्ट करूँ, इसको भी मैं इधर घुमाऊँ, इसको भी मैं इधर घुमाऊँ, तो पहले कौन सा जो फेज़र है वो इसको टच करेगा, पहले ये V2 टच करेगा। तो ये मेरे पास जो है वो लीडिंग हो गया और ये जो है वो लैगिंग हो गया। सो V2 जो है वो लीड कर रहा है V1 को, और विद व्हाट एंगल, विद एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, जो कि हमने इन दोनों के दरमियान 30 डिग्री का एंगल फाइंड किया था। सो V2 लीड्स V1 बाय 30 डिग्री। एक स्टेटमेंट आपका ये ठीक हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि V1 लैग्स V2 बाय 30 डिग्री, कि V1 जो है वो लैग कर रहा है V2 से बाय 30 डिग्री से, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल थी, इसमें हमने 3 से 4 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो उम्मीद है कि इससे आपके काफ़ी MCQs जो है वो कवर हो गए होंगे। और अभी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये आपको पहले आपने पढ़ी भी होंगी, 9th 10th में भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ पढ़ी थी। अभी भी ये वही प्रॉपर्टीज़ है कि दो नंबर्स को आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, या आपका जो फेज़र होता है ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें हमारे पास एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो दो नंबर्स की जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और उनके जो एंगल होते हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना है, उनके एंगल्स को आपस में प्लस कर देना है। फिर जब डिवीजन होगी तो डिवीजन के लिए उनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन उनका जो एंगल है, फेज़ डिफरेंस है, वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद रेसिप्रोकल की अगर बात करें तो रेसिप्रोकल में जो मैग्नीट्यूड है वो तो हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन जो फेज़ एंगल होगा वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट की बात करें, स्क्वायर रूट के लिए आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा उसका हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन एंगल जो है वो आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये बच्चों को नहीं आता इस चीज़ के बारे में। ये जो पॉइंट है ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास एक फेज़र है Z = 5 एंगल 90, ठीक है। अगर 5 एंगल 90 या फिर मैं इसको 25 एंगल 90 करूं तो मेरे लिए शायद आसान हो जाएगा कि 25 एंगल 90 मेरे पास एक फेज़र है और मुझसे कोई पूछ रहा है कि अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं स्क्वायर रूट ले लूं, तो स्क्वायर रूट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 का तो मैं रूट ले लूँगा, यहाँ पे देखें 25 का रूट लूँगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन मैंने 90 डिग्री का जो है वो स्क्वायर रूट नहीं लेना, बल्कि 90 डिग्री को मैंने डिवाइड करना है 2 से, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा 45। सो कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो है वो 25 एंगल 90 जो है वो इक्वल हो जाएगा, अगर मैं उसका रूट लूँ तो वो मेरे पास हो जाएगा 5 एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात करें तो कंजुगेट की अगर हम बात करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो वैसा का वैसा रहता है, जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है या जो उसका फेज़ एंगल होता है उसमें 90 डिग्री फेस शिफ्ट आ जाती है, या फिर हम उसको माइनस के साथ रिप्रेजेंट करवा देते हैं। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करवाएं तो ये Re⁻⁻j⁵ हो जाता है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। ये हमारी थ्योरी की लास्ट वीडियो थी जो कि AC फंडामेंटल में हमने डिस्कस किया। तो फेज़र्स के हमने कॉन्सेप्ट्स देख लिए, उसके बाद लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया, RMS वैल्यूज़ को हमने डिस्कस कर लिया, एवरेज वैल्यूज़ को डिस्कस कर लिया। ये जितनी भी वीडियोस लास्ट में हमने वीडियोस बनाई हैं, ऑलमोस्ट 9 से 10 वीडियोस हमने बनाई हैं और ये सारी एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। तो इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे MCQs पे, ठीक है। और MCQs में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जो
पुराने कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे होंगे उनको हम जस्ट गो थ्रू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले 10 वीडियोस में उनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो ये MCQs हैं, इन MCQs को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।